हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो मैं हूँ सी रचित अग्रवाल और आज से मैं अपनी क्लासेस यूट्यूब पर डालूँगा, बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री मैं इससे बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग मेरा वीडियो डाउनलोड करके उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले ही आप सबको सावधान कर दूँ कि ये पूरी वीडियो यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो बेसिकली ये वीडियो जीएसटी के टॉपिक पे बेस्ड होगी। ठीक है, मतलब कि मैं इस पूरे वीडियो में और आगे आने वाले वीडियो पे मैं सिर्फ जीएसटी पे क्लास बनाऊंगा और ये उनके लिए होगी जो बेसिकली प्रोफेशनल स्टडीज़ कर रहे हैं, जैसे कि सीए हो गया, सीएस हो गया और सीडब्ल्यूए हो गया। ठीक है, अब वो लोग चाहे वो कोचिंग के थ्रू पढ़ रहे हों या फिर आपका सेल्फ स्टडी कर रहे हों, दोनों के लिए ये वीडियो लाभकारी होगी। एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जैसे कंसेप्ट तो पढ़ लेते हैं कोचिंग में या सेल्फ स्टडी पे, लेकिन जब आप आंसर लिखते हैं एग्ज़ाम में तो बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रहती हैं कि जैसे कि एग्ज़ाम में कैसे आंसर लिखना है, किन किन छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आज मैं इस वीडियो में और आगे आने वाली हर वीडियो में आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊँगा कि कैसे क्वेश्चंस को आंसर लिखना होता है। कंसेप्ट तो पढ़ लिए, अब प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि जो ये मेरी क्लास देख रहे हैं उनका जीएसटी का कंसेप्ट पूरा हो चुका है, सेल्फ स्टडी करके चाहे कोचिंग के थ्रू। अब बस उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाना बाकी है। ठीक है, तो मतलब ये कि ये वीडियो तब देखें जब आपका कंसेप्ट पार्ट पूरा हो चुका हो। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको पूरी क्लास का शेड्यूल बता दूं। ठीक है, चलिए आइए। हम लोग के पास टोटल 24 चैप्टर्स हैं जो कि हम लोग करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ पास करके। ये देखिए, सबसे पहले आपका आता है सप्लाई ऑफ जीएसटी, फिर चार्ज ऑफ जीएसटी, एग्जम्पशंस, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस से संबंधित जो भी हैं। उसके बाद अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, पेमेंट ऑफ टैक्स। उसके बाद आते हैं रिटर्न्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, रिफंड्स, जॉब वर्क, असेसमेंट एंड ऑडिट। फिर उसके बाद आते हैं इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, डिमांड रिकवरी, लाइबिलिटी टू पे टैक्स इन सर्टेन केसेस, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी, अपील्स एंड रिवीजन, एडवांस रूलिंग, मिसलेनियस क्वेश्चंस। एंड उसके बाद आपके आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा, इसमें सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे आपके पास। ठीक है, तो चलिए अब हम आज के क्लास में आपसे पहला चैप्टर उठाते हैं। ये होता है सप्लाई ऑफ जीएसटी। इसमें हम लोग आज 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपका प्रैक्टिकल पार्ट जो है कि आंसर कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, वो आपका इस वीडियो के साथ साथ ही कवर होता जाए। ठीक है, तो चलिए आइए। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? पूरा दिख रहा है ना? हाँ चलिए, पूरा दिख रहा है। तो ये देखिए, पहला आपका जो चैप्टर था सप्लाई ऑफ अंडर जीएसटी, ये आपका वो चैप्टर का नाम लिखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ये करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन को इतने ध्यान से आपको पढ़ना है कि एक बार में क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में मांग क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करने से आएगी, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी ये चीज़ सही होने लगेगी। ठीक है, तो देखिए, और एक चीज़ और मैं बता दूं कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। ठीक है,
क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। पेज 37, अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गेट इट्स ट्रेनिंग मटेरियल ऑफ इकोनॉमिक्स प्रिंटेड फ्रॉम बलराम प्रिंटिंग हाउस। ठीक है, एक पेज 37 एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि अपनी एक स्टडी मटेरियल बुक्स इकोनॉमिक्स की वो देता है बलराम प्रिंटिंग हाउस को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, एक प्रिंटिंग प्रेस जो की है। आगे बढ़ते हैं। द कंटेंट ऑफ द मटेरियल इज प्रोवाइडेड बाय द पेज 37, मतलब जो कंटेंट है वो प्रोवाइड बाय द पेज 37। ठीक है, हु ओन्स द यूजेस राइट, मतलब जिसके पास उस किताब का जो कंटेंट है उसका यूजेस राइट है, मतलब सिर्फ वही यूज़ कर सकता है और कोई यूज़ नहीं कर सकता बिना उसके परमिशन के। वाइल द फिजिकल इनपुट्स इंक्लूडिंग पेपर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग बिलोंग टू द बलराम प्रिंटिंग हाउस, मतलब कि जो पेपर है जिस पे ये प्रिंट होना है ये बलराम प्रिंटिंग हाउस का है। ठीक है, तो इसके आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एसर्टेन, बताइए, वेदर सप्लाई ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल बाय द बलराम प्रिंटिंग हाउस कॉन्स्टिट्यूट्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कोई हार्ड नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पेज 37 प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जैसे आप लोग की कोचिंग्स हो गई, बहुत सी कोचिंग चल रही हैं, उन्होंने अपनी एक किताब थी इकोनॉमिक्स की वो प्रिंट होने के लिए बलराम प्रिंटिंग हाउस को दिया। कंटेंट तो पेज 37 मतलब कि आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ही होगा। ठीक है, और जो मटेरियल है आपका उसका हो गया, और जो पेपर जिस पर प्रिंट होना है वो बलराम प्रिंटिंग हाउस का ही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये सप्लाई ऑफ गुड्स में आता है कि सप्लाई ऑफ सर्विस में आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको सारे प्रोविजंस क्वेश्चंस में जो डील कर रहे हैं वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, और क्या क्या सेक्शंस हैं, क्या सर्कुलर डील हो रहे हैं, वो आपको एक बार मतलब ध्यान में लाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या सर्कुलर और क्या क्या सेक्शंस डील हो रहे हैं। हाँ, तो चलिए दोस्तों, बच्चों, अब हम आपको कोई भी आंसर लिख के पूरा पूरा दिखाएंगे। क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ लिया पूरा, आपने समझ लिया पूरा। ठीक है, तो अब कोई भी आंसर लिखना हो पहले तो आपको लिखना पड़ता है ऐसे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 1। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से सेक्शंस, कौन कौन से प्रोविजंस सर्कुलर टच कर रहे हैं इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो जहाँ तक हम लोग को लग रहा है कि इसमें देखिए आपका सबसे पहला जो सेक्शन या प्रोविज़न आप कह सकते हो वो आपका डील हो रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स का। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स साइड कर लेते हैं। ये मैं देखिए इसलिए साइड्स करवा रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया, इसके बारे में हो सकता है कि आपको लिखना पड़े। ठीक है उसके बाद सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है उसके बाद जो प्रिंटिंग प्रेस है, देखिए अगर आपको याद होगा कि इसके बारे में गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था, 20 अक्टूबर 2017 इसकी डेट थी, तो उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। सर्कुलर नंबर 11/11/2017 ऐसे कुछ था। ये सर्कुलर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ था, मैं आपको बताऊंगा वो इसमें कंपोजिट सप्लाई भी एक आपको सेक्शन लगता है इसमें, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ आप मटेरियल भी सप्लाई कर रहे हो।
तो कंपोजिट सप्लाई ये एक तरह का हो गया। तो कंपोजिट सप्लाई ये डील कर रहा है क्वेश्चन। ये बेसिकली अभी रफ है पूरा, मैं आपको फेयर आंसर दिखाऊंगा। मैंने लिखा हुआ है उसको, फिर भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा ताकि आप उसको अपने आंसर से मैच कर सकें। और मैं आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है, अभी करवा रहा हूँ जो, इसका आंसर आप हमको मेरी जीमेल आईडी पे लिखकर पूरा मेल कर सकते हैं, और मैं उस पर्टिकुलर कॉपी को चेक करके मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, क्या क्या और सही से आप लिख सकते थे। ठीक है। ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपने 4 में से कितना नंबर मिला। ठीक है। तो और जिसकी सबसे अच्छी कॉपी होगी मैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको दिखाऊंगा। ठीक है। चलिए, तो और कुछ बताइए बच्चों, कुछ और सेक्शन प्रोविज़न डील कर रहा है ये? गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, सर्कुलर हो गया, कंपोजिट सप्लाई हो गया। तो मेरे ख्याल से ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है और तो कुछ डील नहीं कर रहा है अभी ये। ठीक है। तो ये सब जो लिखा है हम लोग ने, ये सब डील कर रहा है अपने क्वेश्चन से, और इसके बारे में हम लोग को लिखना पड़ेगा अपने आंसर में। तो देखिए, आंसर लिखने का सबसे पहला तरीका होता है कि आप जो ऊपर ये देख रहे हैं छोटी छोटी बातें, आंसर हमेशा नए पेज से स्टार्ट करना है। ऊपर हमेशा ये लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 1A 1B 2A जो भी है आपका। ठीक है। तो चलिए, मैंने एक अभी आधा आंसर लिखा हुआ था और अभी फिर से आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए सर्कुलर नंबर जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए सर्कुलर नंबर 11/2017, ये देखिए एकदम सही मैंने लिखा, डेटेड 20/10/2017। अब इसमें क्या क्लेरिफाई किया था? इट हैज़ बीन क्लेरिफाइड दैट सप्लाई ऑफ बुक प्रिंटेड विद कंटेंट स्पेसिफाइड सप्लाइड बाय द रिसिपिएंट ऑफ सच प्रिंटेड गुड्स इस कंपोजिट सप्लाई। मतलब कि जो कि हम लोगों ने सही समझा था, ये कंपोजिट सप्लाई है। वो ये भी कह रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस जो भी काम है ये कंपोजिट सप्लाई है, अगर ये मटेरियल सप्लाई कर रहा है तो। एंड to determine whether such supplies are goods or services, then it would be determined on the basis of whether what constitute the principal supply। देखिए बहुत अच्छा इसने बोला है कि कंपोजिट सप्लाई तो है ये, ठीक है, लेकिन ये सप्लाई ऑफ सर्विस है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये देखने के लिए हमको प्रिंसिपल सप्लाई देखना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल सप्लाई आप जानते हो कि प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग सर्विस है। ठीक है। प्रिंसिपल सप्लाई मतलब मेन सप्लाई, जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट क्या है कंपोजिट सप्लाई का, मतलब मेन सप्लाई क्या है, मेन सप्लाई सर्विस है। तो बेसिक ये नॉर्मल सी बात है कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई इसका जो सही है सप्लाई और सर्विस है। तो एग्ज़ाम में हमको देखिए ऐसे ही लिखना है। मैं इसको भी आधा लिखा हुआ था और आधा आपके सामने लिखूँगा। और सबसे पहले इसमें मैं आपको और एक दो चीज़ और बता दूं कि इसमें आपको जो सर्कुलर की जो लैंग्वेज होती है या फिर जो प्रोफेशनल स्टडीज़ के जो आपके बुकिश लैंग्वेज होती है, थोड़ी सी उसकी टच देनी पड़ती है हमको एग्ज़ाम में, अगर आपको हाई स्कोर नंबर करना है। ठीक है। और कोई भी आंसर लिखना है तो सबसे पहले आपको उसके प्रोविज़न्स सेक्शंस सबसे पहले पैराग्राफ में वो समझाना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आपको जो दूसरा पैराग्राफ होता है उसमें ये समझाना पड़ता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो मेरे इस पर्टिकुलर प्रोविज़न और सेक्शन से कैसे मैच करता है, कैसे लिंक करता है। आपको बेसिकली ये प्रोविज़न जो आपने फर्स्ट पैरा में लिखा है ये आपको लिंक करना है अपने क्वेश्चन से, ये दोनों को लिंक करना है। ठीक है। और जो तीसरा पैराग्राफ होता है वो होता है कंक्लूज़न का, कि कंक्लूज़न आपका क्या है। कंक्लूज़न मतलब ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया कि सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। ठीक है। तो
इसमें अब ये सर्कुलर मैंने आधा लिखा है क्योंकि इसमें बोला है कि व्हाट कंस्टिट्यूट द प्रिंसिपल सप्लाई। अब प्रिंसिपल सप्लाई हम लोग एक बार देखते हैं क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो आपको देखिए इसमें ध्यान देना है कि ये जो अलाइनमेंट जा रही है एकदम सीधी जानी चाहिए। अगर ये टेढ़ा हो गया या फिर ये ऐसे हो गया तो ये प्रेजेंटेशन एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन नहीं कहलाती है और इसमें आपके 0.25 मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रिंसिपल सप्लाई हैज़ बीन किस सेक्शन में, जल्दी बताइए बच्चों। हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2/90 of the CGST Act 2017 as supply of गुड्स। आपको दिख रहा है ना? अच्छा, और ऊपर कर दूँ? ठीक है, दिख रहा है ना? सही है? हाँ, अब सही है। वेब गुड्स और सर्विसेज विच, ध्यान दीजिएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, विच constitute the predominant, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट सप्लाई, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट कह सकते हैं आप, predominant element of composite supply and to which देखिए बच्चों, मैं आपके लिए पूरा आंसर लिख रहा हूँ आपके सामने, तो आप भी मेरे साथ लिखते रहिए, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर मैं आपके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ होता है कि आप भी प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। ठीक है, टू विच मैं ये आंसर शीट अगर आप कहोगे तो मैं आपको मेल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड टू विच एनी अदर, ये पूरा बुकिश लैंग्वेज है एक तरह से, अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा बहुत आप चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करना है मैं आपको बता दूंगा अभी। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दैट कंपोजिट सप्लाई इस एंसिलरी। ठीक है, देखिए अब मैं आपको, ये आपका पूरा प्रोविज़न और सेक्शन हो गया। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये देखिए, एक ये सर्कुलर हो गया और ये आपका एक सेक्शन हो गया। तो अगर देखिए आपको सेक्शन या प्रोविज़न याद नहीं है, मतलब सेक्शन नंबर या फिर प्रोविज़न नंबर, तो आप ऐसे लिख सकते हो, एज पर द स्पेसिफाइड सर्कुलर इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड दैट। आप ऐसे लिख सकते हो अगर सर्कुलर नंबर या डेट नहीं याद है। ठीक है, और जैसे प्रिंसिपल सप्लाई आपका है, ये हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन इतना, अगर ये याद नहीं है आपको तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कह सकते हो, एज पर द स्पेसिफाइड सेक्शन ऑफ द GST एक्ट प्रिंसिपल सप्लाई हैज़ बीन डिफाइंड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फिर ये आप आगे लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे आपका नंबर थोड़ा सा कटेगा, लेकिन अगर आपने सेक्शन गलत लिख दिया या फिर सर्कुलर नंबर गलत लिख दिया और अंदर आपने सही समझाया हुआ है तो आपका नंबर कट जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। ये हो गया सेक्शन प्रोविज़न। अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है प्रोविज़न है, अब ये हमारे क्वेश्चन से कैसे लिंक करना है वो हम आपको दिखाते हैं। चलिए, इन आवर केस, ठीक है,
प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, वेयर कंटेंट दिख रहा है ना, हाँ, कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर। पब्लिशर मतलब पेज 37। ये देखिए आपको दिखा दूँ, ये ठीक है। while the इनपुट मतलब, हाँ देखिए क्या है, while the फिजिकल इनपुट मतलब जो मटेरियल है, जैसे पेपर हो गया, इनपुट लाइक पेपर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग belongs to the प्रिंटिंग प्रेस। ये तो प्रिंटिंग प्रेस का था। सो इन दिस सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग इज द प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, ये आपने लिंक किया। एंड देयरफॉर सच सप्लाईज constitute सप्लाई ऑफ सर्विस। ये हो गया आपका फुल टू आंसर। अगर आप ऐसे लिखते हो तो फिर आपको पूरे 4 नंबर में से 4 नंबर मिल जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक लाइन, एक लास्ट पर आप और जोड़ दो तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मतलब अच्छा तो है ये, लेकिन अगर आप एक पॉइंट और जोड़ दे तो जैसे कि कंक्लूजन पैराग्राफ भी कहते हैं, तो उससे और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना नहीं चाहिए, लेकिन पेपर नेक्स्ट यूज़ करूँगा। लेकिन मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ, आप मत लिखिएगा यहाँ पर, क्योंकि इतना पोर्शन आपको छोड़ना पड़ता है एग्ज़ाम में, ताकि यहाँ पे जब आपका कॉपी चेक हो तो यहाँ पे नंबर देने के लिए छूटा होना चाहिए। ठीक है, ये भी प्रेजेंटेशन में काउंट होता है। ठीक है, आप मत लिखिएगा, लेकिन मैं इसमें आपको बस दिखा दे रहा हूँ। Thus, in view of the above mentioned provisions of sections, the supply of training material by the, आपको नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड दिख रहा, बाय द बलराम प्रिंटिंग ना, बलराम प्रिंटिंग हाउस would constitute supply of सर्विस। ठीक है, दिख रहा है ये, और छोटा कर दूँ, दिख रहा है।
तो देखिए, ये मैंने सिर्फ अभी एक क्वेश्चन कराया है, अभी ऐसे 2 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आपने इसमें सीखा होगा कि कैसे लिखा जाता है, क्या क्या बातों में ध्यान देना है, और अभी आगे मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और अपना जो क्वेश्चन है आप मेरी जीमेल आईडी पे हमको आप मेल कर दिए स्कैन कॉपी। मेरी जीमेल आईडी का जो लिंक है वो मेरे यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिया है, और मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, GST पेज 37@gmail.com, ठीक है। इसको बड़ा इसमें ये देख लीजिए, GST पेज 37@gmail.com, ठीक है। आप इस पर हमको मेल कर सकते हैं। हाँ, तो चलिए दोस्तों, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कमल कैरियर्स इज अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी विच इज़ इंगेज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। ठीक है, GTA है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ही करेगा, ठीक है, और तो कुछ करेगा नहीं। चलिए, एज पर द जनरल बिजनेस प्रैक्टिस, Kamal carriers also provide intermediary and ancillary services like loading and unloading, packaging, unpackaging, transshipment and temporary warehousing in relation to ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। देखिए, ये वर्डिंग आपकी इम्पोर्टेंट है, इन रिलेशन, मतलब इसके साथ ही साथ आपको पैकेजिंग, अनपैकेजिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसशिपमेंट, टेम्परेरी वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें अब हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ GST लॉ एनालाइज वेदर such services are to be treated as a part of GST service being a composite supply or separate supply। देखिए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन इतना सिंपल है कि कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमल कैरियर है, GTA सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये GTA सर्विस के साथ ही साथ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग की भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो अदर सर्विस है, इंटरमीडियरी और एंसिलियरी सर्विस, ये कंपोजिट सप्लाई काउंट होगी कि सेपरेट सप्लाई काउंट होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि सबसे पहले आंसर लिखने के पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन कौन से सेक्शंस, प्रोविजंस इससे डील हो रहे हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग लिखते हैं कौन कौन से सेक्शन, प्रोविजंस डील हो रहे हैं इसमें। तो हम लोग ये लिख लें, जैसे हम लोग बताया था, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन कौन से सेक्शन डील हो रहे हैं आपके। मेरे हिसाब से आपका एक GTA सेक्शन जो RCM वाला है, RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये डील हो रहा है। उसके बाद आपका डील हो रहा है कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई तो क्वेश्चन में ही पूछ रहा है। तीसरा पूछ रहा है सेपरेट सप्लाई। सेपरेट सप्लाई मतलब एक तरह का हो गया आपका मिक्स सप्लाई भी कह सकते हो आप, इंडिपेंडेंट सप्लाई। देखिए, मिक्स सप्लाई मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है बीइंग अ कंपोजिट सप्लाई है या फिर सेपरेट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई है कि मिक्स सप्लाई, ये भी हो सकता है, ये भी पूछ रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ और बताइए कौन कौन सेक्शन डील हो सकते हैं। बेसिकली इसमें तो देखिए ठीक है। तो इसमें और तो कोई सेक्शन डील नहीं हो रहा। चलिए अब आगे हम लोग ये देखते हैं कि इसमें 3 जो प्रोविजन सेक्शन हमने बताए हैं, इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। GST RCM के बारे में तो कुछ पूछ नहीं रहा है, तो ये सेक्शन हम नहीं लिखते हैं, आंसर में नहीं इसको काउंट करेंगे। डील ज़रूर कर रहा है लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो और क्वेश्चन हमेशा आपको ब्रीफ में
देना पड़ता है, बहुत ना लंबा बहुत छोटा नहीं। जो क्वेश्चन ने पूछा बस वही आप उसमें लिखिए एज अ प्रोफेशनल। तो हम लोग की जो क्वेश्चन डीलिंग है वो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, ये दो चीज़ काउंट कर रही है। तो इसी के बारे में आइए हम लोग अब आंसर लिखते हैं। हाँ तो चलिए बच्चों, मैंने आधा आंसर लिखा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था मैंने। जो प्रोविज़न पार्ट है वो मैंने लिखा हुआ था, आप इसको देख सकते हैं। मैंने कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, देखिए मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई को मैंने यहाँ पे समझा दिया है। आप भी समझा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ती बस, ठीक है। मेन पार्ट होता है अपना जो लिंक करता है आपका प्रोविज़न और क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें मैंने लिखा हुआ है कंपोजिट सप्लाई मीन्स सप्लाई made by a taxable person which consists of two or more taxable supplies of goods or services or both or any combination thereof which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is the principal supply। कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आप भी समझ गए। बस इसमें एक चीज़ होता है कि ये नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए एंड सप्लाइड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, कंपोजिट सप्लाई। और मिक्स सप्लाई क्या हो गया, जो कि कंपोजिट सप्लाई नहीं है। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं जो इसका तीसरा पार्ट है उसको कैसे लिखना है, मतलब कि जो मेन पार्ट है, ठीक है। इन आवर केस वेरियस इंटरमीडियरी एंड एंसिलियरी सर्विसेज, आप भी हम लोग के साथ लिखते रहिए। आर प्रोवाइडेड by the GTA Goods Transport Agency are not as देखिए, in our case various intermediary and ancillary services are provided by the GTA are not, oh sorry, यहाँ पे मैं छोड़िए एक वर्डिंग, आर नॉट प्रोवाइडेड एज इंडिपेंडेंट सर्विस, ठीक है। ये कोई इंडिपेंडेंट सर्विस तो है नहीं, लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग, तो ये एक तरह का एंसिलियरी सर्विसेज ही है, ठीक है। बट एज ancillary to the principal service, ठीक है। अब इसमें हम लोग और आगे लिखते हैं एक पॉइंट कि जैसे अगर इन्वाइसिंग जो आप इशू करता है जीटीए, वो सब कुछ एक इन्वाइस इशू करता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो लोडिंग अनलोडिंग का अलग इशू करेगा और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स का अलग, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई है तो वो मान के चलते हैं कि एक ही बिल इशू करेगा, ठीक है। और प्रोफेशनल एग्ज़ाम में जब आप आंसर लिख रहे हैं तो जितने भी आपने एजम्पशंस लिए हैं, माइंड में सोचे हैं, वो सारे एजम्पशंस आपको वर्किंग नोट में लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका आप खास ध्यान रखिएगा। द इनवॉइस issued by the GTA मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग the said service includes the value of intermediary and
auxiliary service. So such service would form part of the GTA service. ठीक है, and thus it will constitute the composite supply. ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। इसमें आप लास्ट पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं तो कंक्लूजन वाला ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, मैं आपको इसको पास करके दिखा देता हूँ, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट दिख रहा है। तो आपको इसमें अलाइनमेंट बहुत ध्यान देना पड़ेगा और प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना आपको। जितने भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें देखिए हर क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं। बस इंस्टीट्यूट कहती है कि आप उसका एजम्पशन लिख के हमको दीजिए कि आप क्या एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर मैं आपका, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन था, ये आंसर हो गया। यहाँ पे इतना है, पेज आपको छोड़ना है ताकि आपको यहाँ पे जब एग्जामिनर चेक करे तो यहाँ पे नंबर आपको दे सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ये एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 2 हम लोग ने थ्योरेटिकल किया और ये अब तीसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होगे काफ़ी बड़ा है, लेकिन ठीक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हार्ड क्वेश्चन, जितना कठिन क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उतना ही अपनी प्रैक्टिस मजबूत होगी, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा पास कर लें इसको, 1 मिनट। चलिए, दिख रहा है। मिसेस गीता, a registered supplier of Patna, Bihar, has made the following supplies in the month of January 2020. ठीक है, फर्स्ट, सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग along with the laptop to a customer of Mumbai for ₹55,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब इसमें जीएसटी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स एट द रेट ऑफ ₹50 ईच अमाउंटिंग टू ₹5 lakhs एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, इसमें भी जीएसटी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, टू श्याम फैंसी स्टोर इन मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक है, ये आपका स्टेट टू स्टेट हो गया, एक ही स्टेट में। ठीक है, ऊपर वाला आपका मुंबई था, महाराष्ट्र स्टेट, यानी कि आपका इंटर स्टेट हो गया, अलग स्टेट हो गया। ईच किट कंसिस्ट ऑफ 1 हेयर ऑयल, 1 ब्यूटी सोप एंड 1 हेयर कॉम्ब। इसमें किट में ये 3 आइटम आती है आपकी, हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप एंड हेयर कॉम्ब। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग अब। 100 किट्स आर गिवन एज अ फ्री गिफ्ट टू पटना कस्टमर। 100 kits are given as free gift to Patna customers on the occasion of Mrs. गीता बर्थडे। ओके, इनका बर्थडे था गीता जी का, तो उन्होंने 100 किट उठा के फ्री में डाल दिया, मतलब दे दिया कस्टमर्स को अपने। अब इसमें बोला है ईच किट कंसिस्ट ऑफ 1 हेयर ऑयल एंड 1 ब्यूटी सोप। ऊपर वाले में देखिए एक हेयर कॉम्ब भी था, लेकिन जब इन्होंने गिफ्ट दिया तो इन्होंने हेयर कॉम्ब निकाल लिया अपने यूज़ के लिए। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच किट इज़ ₹35 रुपीज़ का एक किट था, यानी कि इन्होंने 3500 रुपये का किट बांट दिया अपने बर्थडे पे। बट द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच किट ऑफ गुड्स एंड गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इज़ नॉट अवेलेबल। ओपन मार्केट वैल्यू इसकी अवेलेबल थी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ नॉट बीन टेकन ऑन द
गुड्स कंटेन इन द किट। इसमें देखिए इतना जो आपको लंबा चौड़ा दिया है ये सिर्फ उलझाने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन के पहले लाइन में ही लिखा है कि फ्री गिफ्ट, और जीएसटी में अगर आपने कुछ भी फ्री आइटम बांटा, फ्री आइटम दे दिया, तो वो आपकी सप्लाई नहीं कहलाती है। उसके साथ साथ इसने ये भी कह दिया कि आईटीसी हैज़ नॉट बिन टेकन ऑन सच गुड्स। आईटीसी लिया नहीं, सप्लाई फ्री का दे दिया, तो फिर कोई बात ही नहीं है, आपकी कंसिडरेशन ज़ीरो हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन चलिए फिर भी आगे पढ़ते हैं। टू हर ब्रदर फॉर हिज सन्स मैरिज फंक्शन इन इंदौर मध्य प्रदेश। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सेट सर्विसेज इज रुपीज़ 80,000, बट द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज एंड ऑफ सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इज़ नॉट अवेलेबल। इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, तो आगे कुछ ध्यान देना ही नहीं है। ये सर्विस था, इसलिए आईटीसी की कोई बात भी नहीं हुई, ठीक है। 5वें पॉइंट पे आते हैं अब हम लोग। 1400 चेयर्स एंड 100 कूलर्स हायर्ड आउट टू फंक्शन गार्डन गया बिहार फॉर ₹3,30,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है, इसने अपना कूलर और चेयर हायर पे दे दिया 3,30,000 पे। ठीक है, एक ही स्टेट है बिहार, ये भी स्टेट है, बिहार ये भी है और बिहार ये भी है, तो एक ही स्टेट में है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी का मैटर आ रहा है। ठीक है, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द चेयर्स एंड कूलर्स फ्रॉम मिसेस गीता गोडाउन एट पटना टू फंक्शन या गार्डन। इसने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूड कर लिया है 3,30,000 में। ठीक है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने कंपोजिट सप्लाई कर दिया। आगे पढ़ते हैं। Mrs. Geeta has paid the cost of transportation of chairs and coolers to an unregistered GTA located in the state of Bihar at the rate of 20 exclusive of GST for each chair and each cooler, and in turn has charged ₹20 only for each chair and cooler from the function garden for transportation of the same। इसने बोला कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम किया है इन्होंने, ठीक है, ये इसके लिए इन्होंने 20 एक हायर किया अनरजिस्टर्ड जीटीए को, और उसको 20 रुपये इन्होंने दिया। ठीक है, 20 रुपये दिया एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो इससे देखो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि कोई भी अगर आदमी जीटीए सर्विस लेता है तो आरसीएम लगता है 5% पे। ठीक है, तो 20 रुपये फॉर ईच चेयर। टोटल चेयर कितनी थी? 1400 चेयर, और कूलर कितने? 100। तो 1400 प्लस 100, 1500 इंटू 20, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये इसने पे किया। ठीक है, और इसने 30,000 चार्ज भी कर लिया सामने वाले से। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑफ ₹6400 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अगर ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो इसको एक्सक्लूसिव निकाल के हमको चेक करना पड़ेगा। was collected by Mrs. Geeta in January from Shyam Fancy Store मुजफ्फरपुर for the payment received within a delay of 30 days। श्याम फैंसी स्टोर कहाँ गए? ये रहा। इन्होंने 10,000 किट सप्लाई की थी 5,000 रुपये की, तो श्याम फैंसी स्टोर ने लगता है पेमेंट नहीं किया टाइमली, तो इसलिए इन्होंने 6400 रुपये चार्ज कर लिए उससे, और इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब इसमें लिखा है कि एज्यूम द रेट ऑफ जीएसटी एज अंडर। लैपटॉप का दिया है 9% यानी 18%, बैग का 28, हेयर ऑयल का 18, ब्यूटी सोप 28, हेयर कॉम 12, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस को 5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। सर्विस ऑफ रेंटिंग चेयर्स एंड कूलर 12% और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस 5%। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कठिन हो, सिंपली हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम लोग आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। बहुत ही ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे से इसको कर पाएँ। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखा जाता है। तो क्लोज कर लो थोड़ा सा।
आंसर लिखने का सबसे पहला पॉइंट, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या मांगा है ये, कंप्यूट दी जीएसटी लाइबिलिटी ना, हाँ ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मिसेस गीता फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप एक, आपके पास स्केल होगी, आप लाइन खींच लीजिए, ऐसे कॉलम बना लीजिए, टेबल बना लीजिए। ठीक है, ये तो मैंने अभी ऐसे ही खींचा है, लेकिन आप लोग इसको जब प्रेजेंटेशन एग्ज़ाम में करें तो एकदम स्केल से सही से आप खींचिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर आप सिर्फ एक पेन यूज़ करिएगा, चाहे ब्लैक हो चाहे ब्लू हो, कोई भी 3-4 कलर के पेन यूज़ करना बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपने डाल दिया पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपने अमाउंट, यहाँ पे CGST, SGST, यहाँ पे IGST। ठीक है, एक हम लोग अगर ऐसे भी लाइन खींच लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप लिख दीजिए अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो भी अमाउंट है आपका ये रुपीज़ में है, नॉर्मल एक्चुअल में है। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग अलॉन्ग विथ लैपटॉप टू अ कस्टमर ऑफ मुंबई फॉर रुपीज़ इतना। पहले क्वेश्चन में देखिए, आप अगर नॉर्मल सी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाते हैं लैपटॉप लेने, तो सिर्फ लैपटॉप बैग तो आप लेने जाते नहीं हैं, लैपटॉप के साथ ही लैपटॉप बैग मिलेगा। ठीक है, 99% केस में, एक्सेप्शनल की बात अलग है। तो लैपटॉप इसने लिया, उसके साथ एक लैपटॉप बैग भी इसको मिल गया, तो ये एक कंपोजिट सप्लाई है। आपके क्वेश्चन में भले ही इसमें दो अलग अलग रेट दिए हों, ठीक है, लेकिन ये कंपोजिट सप्लाई है। और कंपोजिट सप्लाई में आपको प्रिंसिपल सप्लाई देखना पड़ता है, मतलब मेन सप्लाई। तो मेन सप्लाई आपका यहाँ पे लैपटॉप होता है। तो लैपटॉप का जो रेट है वो है 18%, तो हम लोग यहाँ पे 18% का GST लगाएंगे, और वो भी IGST, क्योंकि ये है आपका मुंबई। ठीक है, और आप हैं बिहार में। चलिए सीरियल नंबर 1, ये सीरियल नंबर 1 डालना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सीरियल नंबर 1 से गवर्न करता है। ठीक है, इसमें लिखते हैं हम लोग सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग along with लैपटॉप टू मुंबई कस्टमर। कितने का लैपटॉप है भाई? 55,000 का है, एक्सक्लूसिव ऑफ GST। ठीक है, 55,000 ये डाला, और इस पर अगर हम 18% GST कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे, तो 9,900 आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जैसे हम लोगों ने अपने माइंड में कैलकुलेट किया, आपके सामने कैलकुलेट किया कि ये कंपोजिट सप्लाई आता है, इसलिए हम लोग 18% रेट लगा रहे हैं। ये चीज़ एग्ज़ाम में आपको वर्किंग नोट में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप एक लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1।
ठीक है, इसका मतलब आप वर्किंग नोट नंबर 1 पे जाइए और पढ़िए कि क्या है। लिखने को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, इसलिए मैंने अलग कर दिया। अब इसका मैं नोट आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, पहले आंसर सॉल्व करा देता हूँ। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? सप्लाई ऑफ 10,000 किट्स अमाउंटिंग टू ₹5 lakhs एक्सक्लूसिव ऑफ GST। ये CGST SGST लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि इसने किट्स जो है प्रोवाइड किया। किट्स में जैसे एक हेयर ऑयल है आपका, एक ब्यूटी सोप और एक हेयर कॉम्ब। तो ये मिक्स सप्लाई है, ये इंडिपेंडेंट भी बेचा जा सकता था और एक किट बना के भी इसने बेचा है। ठीक है, तो ये मिक्स सप्लाई है। और मिक्स सप्लाई का प्रोविज़न में वो बोला जाता है कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है वो इसमें हम लोग लगाते हैं। तो देखिए, हेयर ऑयल, ब्यूटी सोप और हेयर कॉम में सबसे ज़्यादा रेट किसका है? ब्यूटी सोप का है 28%। तो 28% हम लोग GST लगाएंगे इस पर। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं आगे। सप्लाई ऑफ किट्स टू श्याम फैंसी स्टोर, कहाँ ये दिख रहा है? सप्लाई ऑफ किट्स टू श्याम फैंसी स्टोर। ठीक है, ये कितने का है? 5 लाख। 5 लाख पे फटाफट आप लगाइए, कितना होता है? 18%। फटाफट बताइए, मैं कैलकुलेटर उठा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कितना परसेंट लगता है इस पर। 5 लाख इंटू 14%, ये होता है 70,000। CGST SGST आपका लगेगा 70,000, 70,000। ठीक है, ये आपका नील हो गया, ये नील हो गया। ठीक है, अब इसमें आप ये दे सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपने 28% क्यों लगाया, क्योंकि ये मिक्स सप्लाई थी और मिक्स सप्लाई में जो रेट सबसे ज़्यादा होता है उसको हम लोग इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसका भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको। चलिए अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। 100 किट्स वे आर गिवन एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसमें मैंने आपको बताया था, तो ये आपका कोई सप्लाई नहीं होती, ये आपका फ्री होता है। तीसरा पॉइंट, फ्री गिफ्ट्स टू कस्टमर ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे। ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका नील 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 नील। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने लाइन खींच ली। और अब पॉइंट नंबर 4, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं नील। इसके ऊपर वाले में ये आप इसमें दे दिए वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है, ये क्या है? इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये आपका हो गया नील 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 नील। अब पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। पॉइंट 5 क्या है? ये 1400 चेयर और 100 कूलर इन्होंने प्रोवाइड किया था 3,30,000 में, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 5,
चेयर्स एंड कूलर्स, इन्होंने रेंट पे दिया था, हायर्ड आउट टू, किसको दिया था, फंक्शन गार्डन को दिया था ना, क्या नाम था इनका, फंक्शन गार्डन गया। इन्होंने कितना का दिया था, 3,30,000, ये ना, ये दिया था 3,30,000, 3 लाख, और ये आपका एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी था, तो 3,30,000 ये हो गया। और चेयर्स पे एंड इस पे कितना जीएसटी था, रेंटिंग, ये ना, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ चेयर, ये 12%, इससे 12% लगेगा। तो बच्चों जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिए 12% कितना होता है इस पर, देखते हैं कौन कैलकुलेट करता है पहले। 3,30,000 इंटू 6%, 19,800, मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये पे। और ये आपका है गया में, यानी कि इंटरेस्ट रेट है, तो जीएसटी ही लगेगा, 19,800, 19,800, और ये नहीं, ठीक है। अब क्या इसमें पॉइंट था, देखिए इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड है, तो ये एक तरह का कंपोजिट सप्लाई है, और कंपोजिट सप्लाई में आप इसको अलग नहीं कर सकते, बिल में ही चार्ज है, इंक्लूड करके दिया है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पशन लिख देंगे, इसमें मैं वर्किंग नोट नंबर भूल गया क्या, एक सेकेंड, वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है। चलिए, और कुछ है, मिसेस गीता पेड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपने दिया, इस पर आपको आरसीएम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आरसीएम पॉइंट नंबर 6, देखिए यहाँ पे 5 के बाद 6 नहीं है, तो आप यहाँ पे 6 अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर्स एंड कूलर्स बाय जीटीए, ठीक है। तो इसमें वर्किंग नोट नंबर 6 लगा दिया, कितने का भाई हुआ, इसमें कैलकुलेट किया था ना उन्होंने यहाँ पर कहीं, ये 30,000 रुपये का, तो 30,000 का ये किया, आपको 5% आरसीएम पे करना है, 30,000 पर 2.5% कितना हो गया, 750, और 750, ठीक है, ये हो गया। अब और कुछ लिखा है इसमें क्वेश्चन में, हाँ, इंटरेस्ट ऑफ ₹6400 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वॉज कलेक्टेड बाई मिसेस गीता रत्ना, अच्छा इन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उस पर जीएसटी भी ले लिया, ₹6400 टोटल था, तो 6400 डिवाइड बाई अगर हम करते हैं, श्याम फैंसी स्टोर जी कहाँ गए आप, ये था, इसमें श्याम फैंसी स्टोर में हम लोगों ने 28% लगाया था, ठीक है, क्योंकि ये मिक्स सप्लाई थी और मैक्सिमम 28% ये कवर कर रहा था, तो 28% अगर हमने इसमें लगाया है, तो जो इंटरेस्ट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है ये आपका, इस पर भी 28% आपका लगा हुआ है, एज्यूम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम इसका अलग से निकालते हैं कि ये कितना हो गया, तो 6400 डिवाइड बाई 28% डिवाइड बाई 128%, कितना हो गया, 5,000 रुपये, यानी कि इनकी जो टैक्सेबल वैल्यू हो गई 5,000 हो गई। आप अगर 6400 डिवाइड बाई 1.28 करते हैं तो ठीक है, 5,000 रुपये हो गया, 5,000 रुपीज़ आपका यहाँ आएगा, और 6400 यानी कि इस पर अगर हम निकालते हैं आ गया आपका 700 रुपये,
यहाँ पे तो लिखने ही भूल गया। इंटरेस्ट फॉर्म श्याम फैंसी स्टोर। ये आपका हो गया। अगर यहाँ पे अगर आपको टोटल मारना हो टोटल, तो चलिए ये हम लोग जो पूरा टोटल करते हैं। दिख रहा है ये पूरा क्वेश्चन, ये था आपका। चलिए ये दिख गया ना पूरा। चलिए अब इसको जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं, ये और ये, तो टोटल लाइबिलिटी आपकी निकल आएगी। ठीक है, इसको टोटल करते हैं 55,000 प्लस 5 लाख प्लस 3,30,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000, ये होता है 9,20,000 रुपये। टोटल जीएसटी लाइबिलिटी 9,20,000। आप लोग देखिए प्रेजेंटेशन सही से करिएगा। मैंने स्केल यूज़ नहीं किए इसलिए लाइन ऐसे जा रही है। आप स्केल से पूरा खींच के अच्छे से प्रेजेंटेशन करिएगा। तो अब हम लोग CGST के कॉलम को ऐड करते हैं। जितना CGST होगा उतना SGST होगा। तो चलिए CGST में कितना जा रहा है, 70,000 प्लस 19,800 प्लस 750 प्लस 700, 91,250, 91,250। और यहाँ पे ये एक ही अमाउंट है, तो ये टोटल हो गया आपका 9,900। ठीक है, टोटल GST लाइबिलिटी आपकी हो गई। अगर ये आप नीचे कैलकुलेट कर लो तो टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू ₹91,250 प्लस 91,250 प्लस 9,900। इसको जोड़िए फटाक से, कितना होता है, ये होता है 1,92,400, 1,92,400। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हम लोग ने सॉल्व किया। अब इसके वर्किंग नोट्स हम लोग आइए समझते हैं। ठीक है, आप ये आंसर अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए एक बार इतना। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग वर्किंग नोट्स बनाते हैं। वर्किंग नोट्स, ठीक है। हम लोगों ने पहला वर्किंग नोट क्या करना है, सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग अलॉन्ग विथ लैपटॉप टू मुंबई वेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 1। देखिए उन्होंने इसमें क्या किया था कि ये कंपोजिट सप्लाई है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सप्लाई ऑफ लैपटॉप बैग along with laptop is a composite supply। ठीक है, in which supply of laptop is the प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, अगर इसमें आपको सेक्शन
है याद है तो आप लिख दीजिए, अगर सेक्शन नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ सेक्शन लिखेंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है, उसमें आपका नंबर अच्छा आता है, मतलब इमेज अच्छी बन जाती है एक तरह से, ठीक है। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि एंड सप्लाई हैज़ बीन मेड इंटर स्टेट, मतलब बिहार से मुंबई, इंटर स्टेट, सो IGST at the rate of 18% of the laptop is taken, ठीक है। मतलब कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका हम लोगों ने 18% ले लिया। अब वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या बोला था, सप्लाई ऑफ किट्स टू श्याम फैंसी स्टोर। चलिए इसमें ये मिक्स सप्लाई है, मिक्स सप्लाई के बारे में लिखना है, चलिए आइए देखते हैं। इट इज मिक्स सप्लाई and is treated as supply of that particular supply which attracts highest rate of tax, मतलब हम उसका वो GST लेंगे, वो GST चार्ज करेंगे जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स हो, ठीक है। दैट इज ब्यूटी सोप एट द रेट ऑफ 28%, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3, इसमें और अगर और तो कुछ लिखना नहीं था, चलिए ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते। पॉइंट नंबर 3, फ्री गिफ्ट टू इतना, चलिए देखते हैं इसके बारे में। फ्री गिफ्ट गिवन without consideration cannot constitute the supply, ठीक है। इसमें और क्या लिख सकते हैं, बस कुछ नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए इसका नोट लिख लेते हैं। इसमें भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3/4 कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इट कैनॉट बी considered as supply under section 7 of CGST Act as the service is provided to unrelated person without consideration, ठीक है। अब मैंने इसमें सेक्शन लिख दिया तो थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर 5, चेयर्स एंड कूलर्स हायर्ड आउट टू फंक्शन गार्डन गया। पॉइंट नंबर 5, वर्किंग नंबर 5,
इसमें क्या था हम लोग के पास, जो आपने क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हाँ, 1400 चेयर्स एंड 100 कूलर्स हायर्ड आउट ऑफ फंक्शन जितना इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसमें आपको देखिए ये नोट देना है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कंपोजिट सप्लाई में आता है, और आपको अलग से इसमें कुछ इसका रेट ऑफ जीएसटी भी आपका यही होगा जो आपने मेन प्रिंसिपल अमाउंट पर लगाया। ठीक है, चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन 5 दिख रहा है आपको। हाँ, और एक चीज़ और बता दूँ इसमें कि जो नॉन जीटीए पर्सन है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं लोग। सिंस एस बीटा इज नॉट जीटीए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाई हर इज एग्जम्प्ट। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कि कूलर और चेयर हायर्ड आउट ऑफ जो इन्होंने प्रोवाइड किया, ये कंपोजिट सप्लाई है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज composite supply and the principal supply is, क्या प्रिंसिपल सप्लाई है, क्या है, इस hiring out of chairs and coolers, so the GST rate will be of the principal supply। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 6 क्या था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चेयर एंड कूलर बाई जीटीए। तो इसमें आरसीएम लगाया है, इसके लिख सकते हैं हम लोग 6 नंबर। सिंस मिसेस गीता हैज टेकन जीटीए सर्विस, so RCM is applied and tax is payable by Mrs. Geeta at the rate of 5%, 5% as CGST and 2.5% as SGST। ठीक है, as the GTA was of बिहार, मतलब उसी स्टेट का था। ठीक है, अब 7वां क्या था, इंटरेस्ट फ्रॉम श्याम फैंसी स्टोर। अच्छा, इसको इंटरेस्ट जो मिला था। चलिए 7वां नंबर देखते हैं कि इसमें जो 7वां नंबर है आपका, इंटरेस्ट इसको मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि श्याम फैंसी स्टोर ने पेमेंट लेट की थी। ठीक है, सीन्स द मेन सप्लाई रेट was of 28%, so we assume that rupees 6400 contains the 28% GST।
ठीक है, तो ये आपका पूरा नोट्स बन गया। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ एक बार, अगर पॉसिबल होगा तो। हाँ, ये आपका हो गया। तो आपको वर्किंग नोट ऐसे ही बनाने हैं पूरा, ठीक है। अब अगर आप कहोगे तो मैं इसको मेल कर दूंगा आपके पास, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन मैं जाते जाते आपको एक क्वेश्चन दूंगा अभी, ठीक है। वो मैं चाहूँगा कि आप उस क्वेश्चन को सही से प्रेजेंट करके वो आप मेरी मेल आईडी पे हमको मेल करें, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के समय आपको दिखाया था, ठीक है। मैं भी क्वेश्चन आपको बस 1 मिनट में दे रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप नोट डाउन कर लें, और ये इसका सही से प्रेजेंटेशन करके आप हमको प्लीज़ मेल करिए, और मैं आपकी कॉपी चेक करूँगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊँगा कि ये क्वेश्चन में आपने कहाँ गलतियाँ की, कितने 4 नंबर में से आपको कितना नंबर मिला, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप आपको समझ में आया हो जो मैंने पढ़ाया है, और जो भी बारीकियां मैंने आपको बताई हैं आंसर लिखने में, वो ज़रूर ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और आप लोग आंसर ज़रूर हमको लिख के मेल करिएगा जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और आप प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए और शेयर करिए कि मेरा ये वीडियो में क्या कमी थी और मैं इसको क्या सही कर सकता हूँ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमको मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे आप ड्रॉप कर सकते हैं अपना मैसेज कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर से रिकॉर्ड करके आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।